हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपकी जीएस के पेपर की। आपका जीएस का पेपर आता है प्लस सब्जेक्टिव पेपर। तो इसी में हम जो आपका यूनिट 6 था, इसमें हमने शुरू किया था भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। इसकी एक वीडियो मैंने दे चुकी है, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना की। ठीक है, प्रस्तावना, प्रीएम्बल बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, और इसी का अदर नेम है उद्देशिका। इन सब नामों से इसको पहचाना जाता है। ठीक है, तो इसके अदर नेम है, अगर और कुछ लिख के आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और इससे संबंधित वो हर छोटी बड़ी बात जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं। आपके HESC के पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैंने इसमें लेने की कोशिश की है। तो चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और देखने के बाद वीडियो पसंद आती है, लगता है कि हाँ हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। और अपना फीडबैक कैसे देंगे? कमेंट्स के द्वारा। ठीक है, आप लाइक कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं कि आप मेरी जो कोशिश है ये कहाँ तक सार्थक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित चीज़ें क्या हैं। प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना क्या होता है? प्रत्येक अधिनियम का जो प्रारंभ होता है, जो उसकी शुरुआत होती है, वो किससे होती है? उद्देशिका या प्रस्तावना से होती है, जो उसके मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। मतलब कि ये अधिनियम के जो भी लक्ष्य हैं, जो भी नीतियाँ निर्धारित की गई हैं, उनको समझने में सहायक होती है मोटे तौर पे। ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं इसमें जो 1976 की 1976 की, ये सन याद रखिएगा, इसमें जो संशोधित उद्देशिका थी, प्रस्तावना थी, उसका फॉर्मेट क्या था, क्या रूप था, है ना। तो इसमें देखिए कुछ जो है लेटर्स बोल्ड लेटर में दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो डार्क कलर में हैं, इन्हें ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन इतनी सी जो है आपके प्रस्तावना से, जो इतनी से यहाँ तक की है, इससे ही बनते हैं। ठीक है, तो देखिए जो संशोधित उद्देशिका थी उसमें कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला शब्द तो ये, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 तरह के न्याय की बात की गई: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने तरह की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इन 5 तरह की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता, एक ही चीज़ है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में, इसकी जो डेट थी 26 नवंबर 1949 को 1949 को, इसे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है ये डेट याद रखना है और ये शब्द। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहला तो यही पूछा जाता है कि जैसे ये 3 तरह के न्याय बताए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये स्वतंत्रता की बात हो गई। और समता या समानता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, अब इसमें जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, इन सारे शब्दों को हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कब जोड़े गए थे, क्योंकि जो पहले जो इसका प्रस्तावना का प्रारूप था उसमें ये शब्द नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रीएम्बल में संशोधन करके समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, अब कुछ ऐसे कोटेशंस देख लेते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं या इनको कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आज मैंने इसका पूरा सार आपको बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन से विशेष मतलब नहीं है, लेकिन बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चंस जो है हम बाद में करेंगे, पहले चीज़ों को पढ़ तो लें, समझ तो लें, है ना। क्वेश्चन कराने से अगर मैं क्वेश्चन ले भी आऊँ तो आपको एक क्वेश्चन के थ्रू कितनी चीज़ें पता लगेंगी, लेकिन जब हम उसी को एक नोट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमको सिलसिलेवार याद होती हैं, पता लगती हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ मदाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। ठीक है, तो इसमें संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। फिर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो इन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। अधिकारों, जो मूल अधिकार थे उनमें से जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इनके अनुसार संविधान की आत्मा वो है। लेकिन
B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान को क्या कहा? पवित्र दस्तावेज। ठीक है, तो संविधान को इन्होंने एक पवित्र दस्तावेज कहा। ये इनके कोटेशन है अलग अलग। चलो इससे यहाँ पे मतलब प्रिएम्बल से मतलब नहीं है, लेकिन संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। अब K.M. मुंशी की बात करें, ये भी एक ऑथर थे, तो इन्होंने लिखा उद्देशिका को राजनैतिक जन्मपत्री की संज्ञा प्रदान की, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की जो है यहाँ पर संज्ञा प्रदान की। ठीक है, और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है सुभाष कश्यप जी की, इन्होंने उद्देशिका के बारे में कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका क्या है? उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है, मतलब प्रिएम्बल को इन्होंने क्या कहा? आधारशिला। तो संविधान क्या है? उस पर खड़ी अट्टालिका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोटेशंस, याद हो जाएंगे, याद भी हो गए होंगे अब तक। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन के फॉर्म की बात करें, जो कि अक्सर पूछा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, अब इसके और कुछ नियम जान लेते हैं कि जो हर एक उसमें क्या कहा गया, किस वाद ने, किस जो है अध्याय ने क्या चीज़ को कही है, कैसे कही है। देखिए, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये निर्णय किसने दिया? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में ये घोषित किया गया कि इसको प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है न्यायालय में। अब अगर हम दूसरे यूनियन की बात करें तो बेरुवारी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ पर मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस यूनियन ने कहा कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। मतलब इन्होंने बताया कि वहाँ पे उद्देश्य का क्या है? संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक होती है। तो इस तरह से क्या है? संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ठीक है, बेरुवारी यूनियनवाद के अनुसार। तो फिर इन्होंने कहा, दूसरा पॉइंट जो इन्होंने बोला कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, किंतु ये संविधान का अंग नहीं है। तो इस तरह से कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि संविधान का अंग जो है प्रस्तावना को नहीं माना गया है, वो किसने कहा है? तो ये कहा आपका बेरुवारी यूनियनवाद ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने, इनका क्या वाद था? 1973। तो सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में इन्होंने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। देखिए कितने मतभेद हैं यहाँ पर। ये इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और वहाँ पे बेरुवारी यूनियनवाद कह रहा था कि संविधान का अंग नहीं है। तो अब जब इन्होंने संविधान का अंग माना, किसने? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने, तो इन्होंने बताया कि इसलिए ये संसद में संशोधन कर सकती है, विधायिका या संसद में उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, अब केशवानंद भारती बनाम की बात करें तो केशवानंद भारती वाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो दिया और उद्देशिका को संविधान का मूल ढांचा माना। अब तक अगर संशोधन की बात करें तो कितनी बार हो चुका है? सिर्फ एक बार 1976 में, जबकि वो सारे शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और अगर इसकी प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो किस सोर्स से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, है ना। तो इतनी चीज़ें ये आपकी यहाँ तक हो गई, इतनी समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर प्रस्तावना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत हो नहीं सकता है, इस बात की गारंटी मेरी है। और इसी तरह मैं सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी, जो भी पढ़ाऊँगी एकदम सॉलिड पढ़ाऊँगी कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। करेंट भी यहाँ पर पूरे कवर कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नेट का और एजुकेशन, नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड एजुकेशन सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र, तो मैं उसकी तैयारी भी करा रही हूँ। और उसी में आपकी UPSC की भी एजुकेशन की तैयारी हो जाएगी और यहाँ पर GS की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड प्रयोग हुए थे, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत कहाँ? प्रस्तावना में ही हमने देखी शुरू में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान का मूल स्रोत क्या है? भारत की जनता। तो यहाँ पर सारी शक्तियों का, समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु क्या है? भारत की जनता है। ठीक है, तो संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित है और भारतीय संविधान उसकी इच्छा का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जनता के द्वारा ही निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करें, सॉवरेन, इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक
और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। मतलब ये हुआ कि वो अपनी आंतरिक और बाह्य विदेश नीति निर्धारित करने के लिए और मतलब किसी भी राष्ट्र के साथ यदि मित्रता या संधि करनी है तो उसके लिए वो पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ये मतलब हुआ। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है इसका आशय क्या है, इस वर्ड का आशय क्या है। अब समाजवादी की बात करें, सोशलिस्ट, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में संविधान जो है इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो भारत का समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित था। तो समाजवाद से मतलब होता है कि उत्पादन जो व्यवस्था है यहाँ के प्रमुख साधन पर सरकारी नियंत्रण होता है, किसी एक व्यक्ति की सत्ता नहीं निहित होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका समाजवादी शब्द। सोशलिस्ट की बात करते हैं और फिर देखते हैं पंथ निरपेक्ष। अगर सेक्युलर की बात करें, इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष से मतलब ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, बल्कि सभी धर्मों को समान भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या है, सभी धर्मों को मान्यता दी गई है ना। तो ये हो गया आपका पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर जिसको बोलते हैं। और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से मतलब है लोगों का तंत्र, मतलब जनता का शासन। अब इसमें एक कोटेशन अब्राहम लिंकन जी की है। इनके अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन क्या है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित शासन होता है। ये जो कोटेशन है आपकी जीएस में भी पूछी जाती है और एजुकेशन पेपर में भी, आपका नेट का हो या HESC का हो, वहाँ पर भी ये पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका प्रस्तावना से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी। और इसके बाद क्या है, हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इनके नोट्स को तो जान लें कि हाँ इसके अंदर सार क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक चैनल पे आप बने रहिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।